नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं डॉक्टर विजय शर्मा। विजय जी नमस्कार आपको सबसे पहले। और नमस्ते। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विजय जी जो हैं वो साहित्य और सिनेमा इन दोनों पर जो है वो अपनी ज़बरदस्त पकड़ रखती हैं और न केवल भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा इन दोनों पर साहित्य और सिनेमा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिनेमा और साहित्य में उनकी किताबें आई हुई हैं और भारतीय साहित्य और भारतीय सिनेमा में भी खास तौर पर बांग्ला भाषा और दूसरा मलयालम इस पर जो है उनका विशेषाधिकार है। ज़बरदस्त पकड़ रखती हैं उसके इतिहास पर, उसके वर्तमान पर, उसको फ़ॉलो करती हैं। तो आज जो है हम जो हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई है, केरल मलयालम भाषी फ़िल्मों की, क्या है, क्यों है, उसका बैकग्राउंड क्या है? केरल का जो सिनेमा है, मलयालम सिनेमा, उसका इतिहास क्या है? क्यों हालात यहाँ तक पहुँचे हैं? हालाँकि कहा जाता है कि हर फ़िल्म इंडस्ट्री में इसी तरह की कमोबेश स्थितियाँ हैं, लेकिन जो मलयालम भाषी सिनेमा है, वो अपने कंटेंट के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। चाहे राष्ट्रीय पुरस्कार हों, चाहे ऑस्कर में भारत का प्रतिनिधित्व करने की बात हो, मलयालम फ़िल्में हमेशा आगे रही हैं। और इस वक़्त भी कोरोना के बाद के दौर में हमने देखा है कि जब ओटीटी का समय आया, तो उस पर लोगों ने मलयालम सिनेमा को, मलयालम कंटेंट को बहुत पसंद किया। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट आई, जिस वक़्त मलयालम सिनेमा एक तरीके से अपनी लोकप्रियता के शिखर पर कह सकते हैं, साल 2024 में जब हिंदी में बॉलीवुड की फ़िल्मों से लेके अन्य रीजनल भाषाओं की फ़िल्में बहुत कुछ ख़ास नहीं कर पा रही हैं, तब मलयालम फ़िल्में जो हैं साल साल के शुरू से लगातार बड़ी फ़िल्में आई जिन्होंने न केवल बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस किया, लोगों को पसंद आई और पहली बार जो है मलयालम सिनेमा का जो ओवरऑल बिज़नेस है वो 1000 करोड़ रुपए से ऊपर गया बताया गया। और ऐसे समय में एक रिपोर्ट आती है जो वहाँ पर महिलाओं के शोषण की बात करती है, अभिनेत्रियों के, तकनीशियनों के शोषण की बात करती है। क्यों आखिर ये स्थितियाँ बनी? विजय जी आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं जानना चाहूँगा कि ये स्थितियाँ कहाँ से बनी? जबकि इतनी खूबसूरत कहानियाँ हैं, बहुत मानवीय कहानियाँ हैं। जो भी देखता है कम बजट की, छोटे बजट की फ़िल्म होती है, आपको महसूस नहीं होता, आप उस कंटेंट से इस तरह से जुड़ जाते हैं, आपको अपनी कहानी लगती है। केरल जो है अपना लगने लगता है, नॉर्थ में भी जो है दर्शक जो है खूब देखते हैं। मगर अचानक ये हालत क्यों हुई? अचानक ये रिपोर्ट का आना, इसे आप किस तरह से देखती हैं? सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, खास तौर से रवि जी का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आपने कहा, मलयालम सिनेमा जैसा केरल प्रदेश खूबसूरत है, हर जगह के लोगों को मोहित करता है, वैसे ही मलयालम सिनेमा ने भी शुरू से ही दर्शकों का दिल जीता है। पहले बहुत कम लोग भारतीय अन्य भाषाओं की फ़िल्में देख पाते थे। भाषा की समस्या हमारे यहाँ है, लेकिन हाल में एक तो दर्शकों का स्तर थोड़ा बढ़ा है, उनकी रुचि में परिवर्तन हुआ है। दूसरे, तकनीकी दृष्टि से हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हैं। डबिंग हो रही है, रीमेक तो पहले भी होती थी और लोगों को पसंद भी आती थी, लेकिन अब डबिंग होती है, सबटाइटल्स की सुविधा उपलब्ध है और बहुत सारे लोग इंग्लिश भी आज जानते, समझते, बोलते हैं। मलयालम सिनेमा की खास तौर पर दूर दूर तक पहुंच हुई है और जब लोग इसे देखने लगे तो न केवल लोगों को ये अच्छी लगी, बल्कि यहाँ की फिल्मों को लोग इतना तक कहने लगे कि अब तो हिंदी फिल्मों को टक्कर मिलने लगी है। हिंदी फिल्मों के सामने चुनौती आ गई है। मैं इसे एक सकारात्मक दृष्टि से देखती थी कि अच्छी बात है, चुनौती आई है तो हम उसका सामना करेंगे, हिंदी वाले उसका सामना करेंगे और भविष्य में हिंदी में भी एक से एक स्तरीय उच्च कोटि की मलयालम को भी टक्कर देने वाली फिल्में बनेंगी। ये परिदृश्य चल रहा था।
मलयालम सिनेमा मैं पिछले 40 सालों से मलयालम सिनेमा देख रही हूँ। मलयालम साहित्य से 40 साल पहले ही करीब मेरा परिचय हुआ, 1980 के दशक से। और मलयालम साहित्य, सिनेमा, इतिहास, मलयालम संस्कृति काफी उसके विषय में जानने समझने का मौका मिला। भाषा से भी काफी हद तक परिचित हुई, हालांकि बोलना और पढ़ना नहीं जानती हूँ, लेकिन समझना हो गया है क्योंकि परिवार के लोग उसे बोलने लगे। जी, तो मैं इस पर शुरू से आंख रखे हुई थी। और जिस हेमा कमेटी की आज चर्चा हो रही है, असल में इसकी शुरुआत काफी पहले हो गई थी। इसकी शुरुआत 2017 के आसपास ही हो गई थी, क्योंकि उसी समय उत्तर में तो उसकी खास चर्चा नहीं हुई, उत्तर भारत में, लेकिन दक्षिण में और केरल में बहुत हलचल मची, भूकंप आ गया, जब एक बहुत ही प्रसिद्ध, प्यारी और दर्शकों की लोकप्रिय अभिनेत्री का दुरुपयोग, यौन शोषण किया गया। और ये भी किया गया प्रतिकार के कारण, बदला लेने की दृष्टि से। उस स्त्री ने कुछ लोगों को पहचान लिया, उसने प्रश्न भी किया, तो बातें खुलकर सामने आई और उसने केस भी दर्ज कराया। तो ये बात छिपी हुई नहीं रह गई, और केस दर्ज होने के कारण जो व्यक्ति अपराधी घोषित किया गया, उसका नाम भी सार्वजनिक हो गया। और तब से ही बात चली, लेकिन वो स्त्री सामने नहीं आ पा रही थी। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी सामाजिक संरचना ऐसी है कि स्त्री को ही अधिकांश लोग दोषी मान लेते हैं इन मामलों में। तो उसके साथ भी काफी कुछ हुआ, वो हादसे में थी, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां उसके साथ खड़ी हो गई। और जो अपराधी घोषित हुआ, वो यहाँ पर मैं बताती चलूं कि मलयालम सिनेमा बहुत ही संगठित व्यवसाय है, बहुत ही संगठित उद्योग की एक संस्था है। मतलब आर्टिस्ट का एसोसिएशन है, मलयाली आर्टिस्ट का एसोसिएशन है। इसमें अधिकतर तो अभिनेता ही हैं, अभिनेता अभिनेत्रियां हैं इसके सदस्य, लेकिन सिनेमा से जुड़े अन्य विभाग के लोग भी इसमें हैं। और इसकी एक कोर कमेटी है। कोर कमेटी ने शुरू में अपराधी को हटा दिया संस्था से, जो कि सामान्य सी बात है। उस पर मुकदमा चला, उसे कुछ महीनों की, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, उस पर कुछ महीनों की उसको सजा हुई। कुछ ही महीनों में वो जमानत पर बाहर आ गया। तो जब फिल्म से जुड़ी स्त्रियों ने इस बात को देखा कि कैसे वह व्यक्ति पुनः अम्मा में शामिल हो गया, तो इन लोगों को ठीक नहीं लगा। और बहुत सारी जो सक्षम, प्रसिद्ध और निर्भीक स्त्रियां थीं, मलयालम सिनेमा से जुड़ी हुई, न केवल अभिनेत्रियां, एडिटर, निर्देशक और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई स्त्रियां, उन लोगों ने मिलकर के विमेन कलेक्टिव नाम से एक संस्था बनाई, WCC। इन लोगों ने मांग की कि न्याय दिया जाए। ये सारी बातें आज उपलब्ध हैं, इनके वीडियोस हैं, यूट्यूब पर भी हैं और विभिन्न चैनल पर भी ये उपलब्ध हैं। तो वहां से बात शुरू हुई और अम्मा ने दबाव बनाया, सॉरी, WCC ने दबाव बनाया कि जांच होनी चाहिए। और काफी जद्दोजहद के बाद सरकार ने हेमा कमेटी की स्थापना की, निर्माण किया, जो कि जस्टिस हेमा के अगुवाई में स्थापित हुई। और उसने काफी लोगों के साक्षात्कार लिए, खोजबीन की, और उसके आधार पर एक लंबी रिपोर्ट काफी पहले 2019 में ही सरकार को सौंपी।
जी, लेकिन सरकार ने तब इसे सार्वजनिक नहीं किया। डब्ल्यूसीसी ने अपनी मुहिम नहीं छोड़ी और वो लोग मांग करती रहीं, और बाकी जनता भी। हम जानते हैं कि केरल बहुत ही जागरूक राज्य है, वहाँ बिल्कुल। की जनता चुप नहीं रहती है, पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। हम ये हर घटना के समय देखते हैं कि कैसे वो एकजुट हो जाते हैं। तो जनता ने और डब्ल्यूसीसी ने बार बार मांग की कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, और पिछले महीने वो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। रिपोर्ट 315 पन्ने की होते हुए भी सरकार ने पहले पूरी सार्वजनिक नहीं की। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 21 पैरा उसमें से सार्वजनिक ना किए जाएं। ये सारी बातें सार्वजनिक हुई जब आरटीआई के तहत जोर डाला गया। सरकार से न्यायालय ने कहा कि 21 पैराग्राफ आप सार्वजनिक मत कीजिए, लेकिन सरकार ने बहुत सारे और पैराग्राफ, करीब करीब 128 पैराग्राफ जनता के सामने प्रदर्शित नहीं किए। डब्ल्यूसीसी अभी भी लड़ रही है कि बाकी 21 को अगर छोड़ भी दे तो बाकी के पैराग्राफ सार्वजनिक होने चाहिए। तो ये इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बनती है जिसकी बात हम लोग आज कर रहे हैं। और हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने तो अब केरल को तो बुरी तरह हिला दिया है। केरल की खास जी। तौर से फिल्म उद्योग को पूरी तरह से हिला दिया है, लेकिन देश के अन्य भागों में भी इसकी हलचल पहुंच रही है। जी। जैसा आपने कहा कि अब बाकी जगहों पर भी इसकी हलचल पहुंच गई। सबको बहुत शॉकिंग लगा जिस तरह की घटनाएं इस वक्त देश में हो रही हैं। कुछ रेप की घटनाएं हुई, उसके बाद से वैसे ही सब कुछ मामला संवेदनशील बना हुआ था। लेकिन ऐसे में ये रिपोर्ट आने के बाद में जो मुंबई बॉलीवुड है, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसके अलावा इसके बाद में तमिल फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, तेलंगाना में भी कहा जा रहा है कि वहां भी एक जो रिपोर्ट जो है तैयार की गई है उसको सार्वजनिक किया जाए। समंथा रूथ प्रभु जैसी एक्ट्रेस, जो बड़ी एक्ट्रेस है, उन्होंने कहा है। बंगाल में इसके बारे में मांग उठी कि वहां भी इस तरह की कमेटी बनना चाहिए और वहां भी सामने। कन्नड़ में इस तरह की आवाज उठी थी जब 2017 में मीटू नाम का मूवमेंट चला था। मतलब कमोबेश जो है वो हर जगह जो है इस तरह की आवाजें उठ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है जहां-जहां की भी वहां लगभग इसी तरह की स्थितियां हैं और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। महिलाओं को जो है एक सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए। साथ ही एक बराबरी के दर्जे की भी बात है, क्योंकि इसी रिपोर्ट में, हेमा कमेटी की रिपोर्ट में बहुत ही अंडरलाइन करते हुए कहा गया है कि जो वेतन जो मिलता है, जो फीस का भुगतान होता है, उसमें बड़ा फर्क है। तो ये बातें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं अब ये हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट है, इसका पूरा मामला कहीं न कहीं पॉलिटिक्स को भी छू रहा है। क्योंकि राजनीतिक दलों की भी एक अपनी इसमें दिलचस्पी है फिल्मों में। ये हम देख रहे हैं, पिछले हमेशा से होता रहा है, लेकिन पिछले 10-12 सालों में हमने इस बात को ज़्यादा देखा है। और जैसे कल जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका बयान भी आया। उन्होंने कहा कि जो केरल सरकार है, उसके ही कुछ व्यक्ति जो हैं इस मामले में लिप्त हैं, तो वो सरकार इस बात को छुपाना चाहती है। और जैसा आपने कहा कि 21 पैराग्राफ हटाने को कहा, उन्होंने ज़्यादा हटाए हैं यहाँ से। तो आप इसमें किस तरह से देखती हैं? क्या इसमें किसी तरह की राजनीति भी है? आपको ऐसा लगता है? और क्या आपको भी इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि केरल या मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री के बाद में बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी इसी तरह से सरकार को जाँच करानी चाहिए? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सिनेमा जो है एक सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की परिस्थितियाँ या इस तरह के हादसे जो है सिर्फ सिनेमा के उद्योग में ही होते हैं। कॉर्पोरेट्स में, बाकी इंडस्ट्रीज में, महाविद्यालयों में, कॉलेजों में, विद्यालयों में, आप जिस भी सेक्टर में निकल जाइए, इस तरह की घटनाएं मिलती। लेकिन सिनेमा क्योंकि बहुत पॉपुलर है और बहुत सीधे लोगों से कनेक्ट होता है, उसकी जो खबरें होती हैं बहुत तेजी से फैलती हैं।
मीडिया को उससे टीआरपी मिलती है, सर्कुलेशन बढ़ता है। क्या इस वजह से भी ये सारी चीजें जो है इसके बारे में ज्यादा बातचीत होती है? जैसा कि आपने कहा, एकदम सही बात है। इस तरह की घटनाएं ना केवल फिल्म उद्योग में होती हैं, हम सब जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं सभी स्थानों पर होती हैं। परिवार को भी मैं समेटना चाहूंगी। परिवार बिल्कुल। में भी ऐसी घटनाएं होती हैं और असल में परिवार से ही शुरुआत होती है। जी, जी। जहाँ भी शुरुआत होती है दुर्व्यवहार की या सम्मान की या संस्कृति के परिवर्तन की या लोगों के समाजीकरण की, वो बात तो परिवार से ही शुरू होती है। हम ये भी जानते हैं कि कॉरपोरेट जगत में भी ये होता है। यदा-कदा बातें सामने आती रहती हैं। मीडिया घरानों में तो हुआ ही है, उस पर खूब चर्चा भी चली है। राजनीति में भी बहुत होता है। जी। राजनीति तो खैर वैसे भी बदनाम है ही। जी। और जी, आप जिनका नाम ले रहे हैं कि कल उन्होंने खुलासा किया कि सरकार केरल की इसमें लिप्त है और वो बचाना चाह रही है। मुझे इस बात की केरल के द्वारा ही जानकारी मिली है कि वहां तो लोग खुलेआम कह रहे हैं कि अच्छा। सरकार के कई आला पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। और जब ओके। उन्होंने पूरी रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया तो भी यही कहा गया कि वो कुछ लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट के वो हिस्से भी बाहर आ गए तो बहुत सारे लोगों की रसूख दांव पर लग जाएगी। बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे, उनका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, उनका नाम खराब हो जाएगा। और चूंकि चाहे वो फिल्म उद्योग हो, चाहे वो राजनीति हो या अन्य विभाग हो, हमेशा जो सत्ता में लोग होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई प्रश्न किया जाए या उनके खिलाफ कोई आवाज उठाई जाए। तो सरकार इससे अलग नहीं है। और केरल में भी कुछ लोग अवश्य ऐसे हैं जो इस पूरे समय स्त्रियों के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोगों ने, खास तौर पर अम्मा के पदाधिकारियों ने जी। सदस्यों की रक्षा करनी चाहिए थी, सदस्यों की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए थी और वक्त पड़ने पर आपातकाल में उनको, जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन दिलीप को वापस लेकर के और बाई लॉज की दुहाई देते हुए उन्होंने जैसा व्यवहार किया है, ये पुरानी बात है, फिर मैं कहूंगी अभी तुरंत नहीं, जी। वो दिखाता है कि कहीं पर अम्मा जिसे लोग ज्वाइन करते हैं ताकि वो उन्हें एक सुरक्षा कवच मिल सके, एक छत्र के नीचे वो इकट्ठे होकर काम कर सके, एक अच्छा वातावरण मिल सके, उन लोगों ने भी उनका साथ नहीं दिया है। बल्कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि डब्ल्यूसीसी ही इस सारे मामले की अपराधी है, उसी ने ये सारा किया धरा है और उन्हें एक तरीके से अछूत करार दे दिया गया है। जब इसका निर्माण हुआ तब भी उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने न केवल अम्मा को बल्कि जो भी सिनेमा से जुड़े विभाग के संगठन थे, केरल में हर विभाग का संगठन है, आप वहां पर ठीक। बिना संगठन के रह ही नहीं सकते हैं। तो हर विभाग के संगठन को अपनी स्थापना और अपने का जो उनके उद्देश्य है उसकी सूचना दी, लेकिन न अम्मा ने जवाब दिया और न किसी अन्य संस्था ने जवाब दिया। ये बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। और अभी तो अम्मा का व्यवहार और भी शॉकिंग है, मैं कहूँगी। ओके। पहले तो जो पदाधिकारी थे वो चुप रहे, फिर उसमें से कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें लीपापोती करने, जो वो बहुत स्पष्ट दिख रहा था। उसके बाद प्रेसिडेंट ने अपने लोगों से कहा, पहले तो एक पैनल बना कि वो इस मामले की देखभाल करेगा, इसकी जांच करेगा, इसके सरकार के साथ खड़ा होगा। लेकिन जब उनमें से कुछ लोगों के नाम बाहर आए
तो उन लोगों ने मिल करके सार्वजनिक रूप से प्रेसिडेंट की अगुवाई में इस्तीफा दे दिया और अम्मा को भंग करने की बात आ गई। अम्मा में बहुत शक्तिशाली लोग हैं। पार्वती जो बहुत ही प्रसिद्ध हीरोइन है, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया, सिंगल में थी वो, और भी वो मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ फिल्मों में काम करती हैं। बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले हैं। उनके अनुसार अम्मा की पूरी कार्यप्रणाली पुरुष सत्तात्मक है। एक कोटरी है जो सब कुछ नियंत्रित करती है, किसको काम देना है, किसको नहीं देना है। और जब इन लोगों ने WCC की स्थापना की तो इन लोगों को भी अघोषित रूप से अछूत घोषित किया गया और इनसे दूर रहने की बात कही गई। एकदम डिक्टेट दिया गया कि कोई इनका नाम नहीं लेगा, कोई इनके साथ काम नहीं करेगा, कोई इनको काम नहीं देगा, इनकी बात कहीं नहीं करेगा। इस कारण और उनके रवैये को देखते हुए पार्वती ने और कई और WCC के सदस्यों ने अम्मा से इस्तीफा दे दिया। तो एक संस्था जिसमें स्त्री पुरुष दोनों हैं, लेकिन जो संचालित होता है वेस्टेड इंटरेस्ट से, जिसका अपना एजेंडा होता है, जो पुरुष सत्तात्मक ढंग से काम करता है, वहां पर स्त्रियां कितनी सुरक्षित हैं, वहां पर स्त्रियों के लिए कितना अच्छा वातावरण है, ये एक चिंतनीय विषय है। और WCC ने सिर्फ यौनिक शोषण के खिलाफ नहीं संस्था बनाई है, उन लोगों ने स्त्रियों को एक स्वच्छ वातावरण देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए इस संस्था का निर्माण किया है। और केरल के फिल्म उद्योग की सफाई भी उन लोगों का एक उद्देश्य है। जी देखिए, बात सही है। केरल की पहचान जो है, हम उसको उसी तरह से जानते रहे कि सबसे लिटरेट स्टेट है, वहाँ महिलाओं की लिटरेसी की दर सबसे ज्यादा है, बहुत अवेयर हैं लोग वहाँ, पॉलिटिकली सोशली बहुत अवेयर है। वहाँ के सिनेमा से जो हमारा परिचय है जैसे, तो उसका भी एक लंबा इतिहास है, 100 साल से ज्यादा का। और जैसा मैंने कहा कि नेशनल अवार्ड्स के समय वो लोग हमेशा आगे रहे हैं। डायरेक्टर्स की बात करें तो अडूर गोपाल कृष्णन है, जी अरविंदन है, MT वासुदेवन नायर हैं जो राइटर डायरेक्टर, उसके अलावा शाजी करुण, प्रियदर्शन, जिनको की नई पीढ़ी खूब जानती, मतलब ऐसे ऐसे डायरेक्टर आए हैं और जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी धूम मचाई है। इतने अच्छे सिनेमा को बनाने के बावजूद, इस तरह के लोगों के आने के बावजूद, क्योंकि आप वहाँ के सिनेमा को पिछले 4-5 दशकों से फॉलो कर रही हैं, सिनेमा और लिटरेचर को। दरअसल मैं एक सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि इतनी खूबसूरती के बावजूद मलयालम सिनेमा में 80s के दौर में जो है एक मोड़ आता है, एक ऐसी पहचान उसकी बनती है जो खटकने वाली लगती है। 80s के दौर में वहां जो है एक सॉफ्ट पोर्न किस्म के सिनेमा का ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ और बल्कि पूरे भारत में वो धीरे धीरे फेमस हो गया। अब आज तो चलिए तकनीक बहुत बढ़ चुकी है, तमाम तरह का ऑनलाइन सब कुछ है, लेकिन वो दौर था, हमें याद है कि वो फिल्मों के टुकड़े आया करते थे और वो लोगों में देखे जाते थे, और एक वो मल्लू सिनेमा, मल्लू हीरोइन, इस तरह के टर्म्स चल पड़े थे। और उसके बाद से वो पहचान जो है लगभग 2 ढाई दशक तक रही, और फिर उसके बाद जब ऑनलाइन चीजें हो गई तो धीरे धीरे वो अपने आप खत्म भी हो गया। क्या आपको लगता है कि इतनी समृद्ध परंपरा वाले सिनेमा में, साहित्य में, जब ये एक धारा आकर जुड़ी, कहीं ना कहीं इसने उस सिनेमा को खराब किया, और ये जो महिलाओं को देखने का नजरिया था और ये जो सारी चीजें अब सामने आ रही है, उसने उसको कलुषित किया, उस चीज को जो है खराब किया, और उसी का नतीजा है आज ये पूरा एक बहुत ही विस्फोटक ढंग से हमारे सामने आया है? ऐसा है, न केवल केरल में, न केवल भारत में, बल्कि जी, पूरे विश्व में पुरुष, अधिकांश पुरुष जैसा व्यवहार परिवार में करते हैं, जैसा व्यवहार बाहर करते हैं, वो सबको मालूम है, खास तौर से स्त्रियों के प्रति। और बिल्कुल। दूसरा, अपने से नीचे वालों के प्रति, जो भी जाति में नीचे हों, पद में नीचे हों,
आर्थिक दृष्टि से नीचे हों, सबके सब किस तरह से व्यवहार पाते हैं ये हम सब जानते हैं। उत्तर भारत में भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि पुरुषों की दृष्टि अचानक परिवर्तित हो गई है। हाँ, कुछ फिल्में उन्होंने बनाई जैसा कि आपने कहा, और वो फिल्में छिप छिपा के देखी गई, टुकड़ों में देखी गई। उससे केरल सिनेमा बदनाम हुआ। लोगों ने खूब रुचि लेके देखा भी, मजे बिल्कुल। ले लेकर के देखा भी। जी। जी। लेकिन हम जो देखें पिछले 25 साल 24 साल में, जब नई सदी आई है और तकनीकी का विस्फोट हुआ है, सिनेमा पूरी तरह से बदल गया है, तब हम जो सिनेमा केरल सिनेमा का चेहरा देखते हैं वो सच में दिनों दिन विकसित होता जा रहा है। और ठीक बात उसने है। बहुत अच्छी फिल्में दुनिया को दी हैं, एक से एक फिल्में जिन्हें हम विश्व स्तरीय कह सकते हैं, जो लोकप्रिय भी हुई हैं और सराही गई हैं। आलोचकों ने भी उन्हें माना है और दर्शकों ने तो उन्हें हाथों हाथ लिया है, न केवल केरल के वरन दूसरे प्रदेशों के बिल्कुल। दर्शकों ने भी उन्हें किया है। ये बातें सामने आ गई क्योंकि एक बहुत बड़ा कांड हुआ। जी। अम्मा के लोगों ने उस पर लीपापोती की, अम्मा के सदस्य ने ही उसे अंजाम दिया, मुकदमा चला। और चूंकि उत्तरजीविता उस स्त्री को, जो सर्वाइवर जी। कहती है खुद, वो अपने आप को विक्टिम नहीं मानती है, उसे केरल उत्तरजीविता का नाम देता है, अतिजीविता का नाम देता है, सर्वाइवल का नाम देता है, उसी नाम से उसे आज पुकारा जाता है। उसने चूंकि हिम्मत की, साहस किया, इस कारण बहुत सारी बातें बाहर निकल कर आई हैं। यहाँ पर मेरा मानना है कि ये भी आइसबर्ग का ऊपर का एक छोटा सा हिस्सा है। ओके। सारी बातें भी बाहर नहीं आती हैं। हम्म। क्या हमारे यहाँ जब मी टू चला तो सारी बातें बाहर आई, या केरल में बिल्कुल। अभी जो हुआ उससे सारी बातें आई? नहीं। लेकिन एक विस्फोट हुआ है, बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिली है, क्योंकि क्रांति मेरी दृष्टि से एक व्यक्ति शुरू करता है। अगर एक व्यक्ति उठ खड़ा होता है, अगर एक व्यक्ति हिम्मत दिखाता है, अगर एक व्यक्ति अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तो लोग जुड़ते जाते हैं और कारवां बनता जाता है। वही केरल में भी हुआ है और मैं चाहती हूँ कि ये अन्य स्थानों पर, न केवल फिल्म उद्योग में हो, बल्कि स्थानों पर भी जरूर होना चाहिए, परिवार में भी होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल। परिवार में भी ये बातें आनी चाहिए। ये बातें फिल्मों में तो दिखाई जाती हैं। बिल्कुल। मलयालम की एक फिल्म है स्टैंड अप जी। स्टैंड अप नाम से, स्टैंड उसमें इसको अप। ओके। दिखाया गया है। उसमें एक लड़की की सहेली के साथ ही उसका भाई दुर्व्यवहार करता है। ओके। लड़की का परिवार, जो विक्टिम है उसका परिवार, सारे शुभ चिंतक उसे कहते हैं मुंह नहीं खोलो। विक्टिम मुंह नहीं खोलती, लेकिन जो दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति था उसकी बहन खड़ी होती है और वो कहती है मेरी सहेली के साथ अत्याचार हुआ है, मैं चुप नहीं रहूंगी। तो फिल्मों में तो ऐसी बात आई है। बिल्कुल। और एक बार क्लास में मैंने पूछा, मैं हम्म। एजुकेशन में बीएड और एमए में पढ़ाती थी, मैंने पूछा कि जी। हम लोग कभी भी इस तरह की बातें आती है तो तुरंत दोषारोपण करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इसने, पत्नी ने बचाया, उसने बचाया। लेकिन अगर आपके परिवार में कोई पुरुष ऐसा करता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? पूरी क्लास में सन्नाटा फैल गया, कोई नहीं कुछ कहना चाहता था। मैंने कहा मैं आंसर मांग भी नहीं रही हूँ, आप सिर्फ अपने आप को बिल्कुल। टटोलिए। तो परिवार से होता है, परिवार से ही शुरुआत होती है। और ये बातें चूंकि बिल्टअप हो जाती हैं स्त्रियों के मन में भी, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सामाजिकरण है, वो हमारे व्यक्तित्व को बनाता है। और पुरुषों में भी वही होता है, वही घर के बाहर भी दिखाई देता है।
आपके कार्यस्थल पर भी दिखाई देता है, खेल के मैदान में भी दिखाई देता है, सार्वजनिक स्थानों हाँ, पर, रेल में, बस में, सब जगह दिखाई बिल्कुल। देता है। तो सामने आई हैं बातें, ये एक बहुत ही सकारात्मक पक्ष है। मैं आपसे एक मुझे लगता है ये ज़रूरी सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसकी 2 वजह हैं। एक तो आप खुद जो हैं साहित्यकार हैं, पढ़ती हैं, खुद लिखती हैं, सिनेमा को आपने इतनी गंभीरता से देखा है और साथ ही आप महिला हैं और आपने पूरा जीवन देखा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरह के जब भी मामले आते हैं, मी टू के मामले या कार्यस्थलों के या किसी भी चाहे इंडस्ट्री के हों, अक्सर ये कहा जाता है कि जो महिलाएँ अब सामने आ रही हैं और बता रही हैं, वो घटना 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है। मी टू के समय में भी ये हुआ, तुरंत उन्होंने नहीं कहा, लेकिन एक मूवमेंट जब खड़ा हुआ, तो उन्होंने 15 साल पुरानी बात कही कि 15 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, फलाँ व्यक्ति ने किया, वो आरोपित भी करती हैं, वो नाम भी लेती हैं और वो बताती हैं कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन तब सवाल ये आता है कि भाई अब जब आप इतने वर्षों बाद बता रही हैं, तो उसकी ना वो पुलिस में रिपोर्ट करती हैं, ना वो केस उन्होंने कभी अदालत में किया है। अब उन्होंने सिर्फ बोल दिया है मीडिया में या सोशल मीडिया में। तो एक तरह की पब्लिक शेमिंग हो गई, ये बात ठीक है। लेकिन अगर यही मामला पुलिस में जाता है, अदालत में जाता है, जैसे केरल वाले मामले में पुलिस रिपोर्ट हुए, बॉलीवुड में नहीं हुए थे एक आध को छोड़कर। अब फिर वही सवाल कि इसे आप साबित कैसे करेंगे? तो एक तो ये सवाल है। दूसरा फिर ये होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये तो पब्लिसिटी के लिए कर लिया। आप फ़िल्मों में आए हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री आपको अटेंशन चाहिए, मीडिया में कवरेज चाहिए, तो आपने एक तरीके की सस्ती पब्लिसिटी जो है बटोर ली। ये दोनों चीज़ें हैं और बहुत सारे लोग इसमें भरोसा करते हैं और किसी के लिए ये समझा पाना कठिन होता है मतलब उस विक्टिम के लिए, महिला के लिए कि वो इतने समय बाद बोल रही है क्यों वो कह देती कि अब मुझे साहस आया, मुझ में साहस नहीं था, सामने वाला ताकतवर था, प्रभावशाली था। लेकिन आम तौर पर ये बात लोगों के समझ में नहीं आती। इसको आप किस तरह से देखती हैं? हमारे समाज की संरचना जिस तरह की है, परिवार की, समाज की, कार्यस्थलों की जो संरचना है, वहां पर स्त्री क्या अपनी बात खुलकर कह पाएगी? खास तौर से इस तरह का अत्याचार, यौनिक शोषण उसके ऊपर अगर हुआ है, तो पहली बात तो परिवार ही अपनी इज्जत के नाम पर उसे चुप कराता है। नहीं नहीं, ये बात किसी से नहीं कहना, परिवार की बदनामी होगी। परिवार मतलब पुरुषों के नाम पर धब्बा लगेगा। तुम्हारी बहनों की शादी कैसे होगी, तमाम तरह के दबाव उस पर बनाए जाते हैं। और अगर मान लीजिए वो हिम्मत करके पुलिस केस दर्ज कराती है, तो थाने में उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, ये बातें भी सामने आई हैं। अगर मामला कोर्ट तक पहुंचता है, तो वहां भी उससे किस तरह के प्रश्न किए जाते हैं, उसे कितनी बार उसी हादसे को, से उसी दारुण परिस्थिति से, अनुभव से बार बार गुजरना पड़ता है। और इस सारे दौरान उसके साथ कितने लोग खड़े होते हैं, परिवार खड़ा होता है, दोस्त यार खड़े होते हैं, सहेलियां खड़ी होती हैं, या समाज खड़ा होता है। इसके लिए आप ऋतुपर्ण घोष की एक फिल्म देखिए, बांग्ला फिल्म है, जी, उसमें दिखाया है कि किस तरीके से जब भरी सड़क पर शाम के समय पति के साथ जाती स्त्री के ऊपर यौनिक आक्रमण होता है, वो उसका कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बाद उस स्त्री के साथ परिवार कैसा व्यवहार करता है, समाज कैसा व्यवहार करता है, और पति भी कैसा कुछ दिनों के बाद व्यवहार करता है, क्योंकि बाहर वो तमाम तरह की बातें सुनता है। जो स्त्री सड़क पर इस बात की विटनेस बनती है और कोर्ट में भी जाने के तैयार है, उस पर कितने दबाव बनाए जाते हैं। तो ये तो फिल्म की बात नहीं है खाली,
ये बातें जी वास्तविक जीवन में भी होती हैं। तो स्त्री अपने आप को कितनी असहाय, कितनी असुरक्षित मानती है, वो जिनसे न्याय मांगने की आशा करती है, जिनसे वो सहायता की उम्मीद करती है, जिनको वो अपने साथ खड़ा होने की गुजारिश करती है, वो लोग कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी विचारणीय प्रश्न है। मैं महिला हूं, ठीक बात है, लेकिन कुछ लोग मुझसे पूछते हैं क्या आपने स्त्रियों पे इतना लिखा, आप नारीवादी हैं। जी मैंने कभी भी अपने आप पर नारीवाद का ठप्पा तो नहीं लगाया है अपनी ओर से, मैं इसे पूरा मानती भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है स्त्री और पुरुष दो इत्ताएं होते हुए भी दोनों मनुष्य हैं, और चाहे वो अत्याचार स्त्री पर हो या पुरुष हो, मेरी कोशिश होगी उनके पक्ष में खड़े होने की। अभी हेमा रिपोर्ट आने के बाद कुछ जी पुरुष जो फिल्म उद्योग से, केरल फिल्म बिल्कुल। उद्योग से जुड़े हैं, हाँ, वो भी सामने आए हैं कि उनके आई हैं साथ भी खबरें। अत्याचार हुआ है। और ये बात जी सही है, न केवल केरल में वरन अन्य स्थानों पर भी पुरुष भी शिकार होते हैं। पुरुषों के साथ भी तमाम तरह के अत्याचार होते हैं, यौनिक शोषण उनका भी होता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सिर्फ नारी होने के नाते, स्त्रियों पर लिखने के नाते मैं इस पर बात करना चाहती हूँ, ऐसी बात नहीं है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और चूंकि मैं विश्व साहित्य पर और विश्व सिनेमा पर आंख रखती हूँ, उस पर ही अध्ययन करती हूँ, उस पर ही पढ़ना लिखना करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ स्त्रियां ही अन्याय का शिकार है। और मुझे लगता है कि मनुष्य होने के नाते मनुष्यता के पक्ष में खड़ा होना मेरा दायित्व होना चाहिए। ये आपके शायद पहले प्रश्न का उत्तर मैं आप दे पाई हूँ। आपका जी दूसरा प्रश्न अगर मुझे फिर से बताएंगे तो मैं उस पर भी अपना अ, अपना मैं विचार रखने जी का जी प्रयास हाँ, करूँगा। मैं आपने कहानी की और सिनेमा की बात की, अ, है ना? जैसे मैंने कहा कि भाई स्त्रियों का एक अपना समाज होता है, बहुत सारी बातें वो पुरुषों से नहीं शेयर करती हैं, वो आपस में ही उनके बीच की बातें होती हैं। क्या आपने रियल लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट देखा है अपने आस-पास, अपने परिचय के दायरे में, जहाँ इस तरह की घटना हुई हो, चाहे वो छेड़छाड़ की हो या किसी भी तरह के यौनिक अत्याचार की हो, उसमें जो है फिर वो महिला बात करना चाहती है, बोलना चाहती है, उसे परिवार रोकता है, उसके आस-पास के लोग रोकते हैं। फ़िल्मों में तो चलिए हम देख लेते हैं, कहानी में देख लेते हैं, लेकिन क्या रियल में ऐसी कोई चीज़ आपने देखी है? और उस वक़्त उन आस-पास के लोगों का किस तरह का रिएक्शन था? क्या हुआ फिर उस मामले में? आप बहुत ही नाजुक प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन चूंकि जी। इतना आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा लंबा, हूँ, लेकिन हम नहीं महसूस नहीं, करते हैं, देखते हैं अपने जी, आस-पास। जी, इतने लंबे जीवन अनुभव के बाद मैं जी, कह सकती हूँ मेरे संपर्क में ऐसे लोग आए हैं, ऐसी जी, स्त्रियां आई हैं जिनका परिवार ने ही शोषण किया है, और सिर्फ ओके, छेड़छाड़ नहीं की है, बहुत जघन्य अपराध किए हैं यौनिक दृष्टि से। कार्यस्थल पर तो होते ही हैं, वो तो बहुत लोगों ने बताया है, लेकिन परिवार से भी जिस व्यक्ति का शोषण हुआ है उन्हें मैं जानती हूँ। परिवार ने धमकी दी, परिवार ने उनका साथ नहीं दिया, अपने लोगों ने साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि ये नौबत आ गई कि उन्हें समाप्त करने की बात हुई, ओह! और मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। चूंकि वो मेरे संपर्क में थी, मुझसे अपनी बात कह पाती थी, वो मेरे पास आई, मैंने सिर्फ यही कहा, और वो आत्महत्या करना अंत में क्या करेगी स्त्री, वो आत्महत्या हुँ, करना चाहती थी। मैंने यही कहा, कभी ये कदम मत उठाना, और रात बिरात जब भी जरूरत पड़े तुम मेरे पास चली आना। मैं जानती थी मैं सक्षम नहीं हूँ, हुँ,
शायद वो आती तो मैं भी रह पाती कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उस क्षण मैंने उनसे कहा कि आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। आज भी वो मेरे संपर्क में हैं। वो बहुत मजबूत स्त्री हैं। उन्होंने काम खोजा, एकल पेरेंट के रूप में उन्होंने अपने बच्चे को बड़ा किया है और आज भी वो कहती हैं, अगर आपने उस दिन वो बात नहीं कही होती, जो मेरे परिवार ने भी नहीं कही, जो परिवार को कहनी चाहिए थी कि ज़रूरत वक़्त ज़रूरत मेरे पास आना, उस बात से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। मैं क्रेडिट नहीं ले रही हूँ, जी। लेकिन ये एक वास्तविक घटना का मैं उल्लेख कर रही हूँ। मैं कॉलेज में बहुत दिनों तक स्टूडेंट को भी काउंसलिंग देती थी और बाहर वालों को भी कॉलेज ने मुझे प्रिंसिपल ने अलाउ किया हुआ था कि आप कॉलेज आवर के बाद ऑफिस का उपयोग करके आप काउंसलिंग दे सकते हैं। तो कुछ लोग बाहर से भी मेरे पास काउंसलिंग के आते थे। आप सोच सकते हैं, अधिकांश तौर पर 1 या 2 पुरुष भी आए, लेकिन अधिकांश स्त्रियां ही आती थी, लड़कियां आती थी। तो उन्होंने मुझसे क्या-क्या शेयर किया होगा। तो मेरे पास ज़रूर इस तरह के अनुभव हैं, जिन्हें याद करके आज भी मैं काँप उठती हूँ, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। मैं नहीं जानती हूँ मैं उनकी कितनी सहायता कर पाती, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं उनकी बात सुनूँ, क्योंकि कम से कम हम उनकी बात तो सुन ही सकते हैं। मैं यही कह सकती हूँ अपने अनुभव से। ये वाक़ई रोंगटे खड़े करने और दिल को चीर देने वाली बातें हैं, अगर आप संवेदनशील हैं थोड़े भी। वाक़ई हमारे परिवारों में ऐसा होता है। आप अपने प्रत्यक्ष अनुभव से बता रही हैं। उस सवाल का जो मेरा दूसरा हिस्सा था, अब मैं इस सवाल के आगे मैं उसे जोड़ता हूँ। दरअसल यही महिलाएँ जब किन्हीं परिस्थितियों में 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद जब कहती हैं, वो साबित नहीं कर पाती हैं, वो अब सबूत नहीं है, समय निकल गया, लोग कहते हैं उस वक़्त क्यों नहीं बोला? फिर एक नया शब्द अब आ गया, ये विक्टिम कार्ड खेल रही है। अब ये विक्टिम कार्ड हो गया है। तो उसको बहुत अलग तरह से डिफाइन किया करने की कोशिश की जाती है कि वो किसी मौके का लाभ उठा रही है या किसी तरह की, कई लोग उसको ब्लैकमेलिंग से जोड़ देते हैं कि क्योंकि ऐसी घटनाएँ, मतलब चलिए फ़िल्म इंडस्ट्री से हम आगे भी निकल आए हैं, जो बातें आपसे हुई है। मगर ये भी घटनाएँ और ये सुनने में आई हैं चीज़ें कि भाई बहुत सारे लोग पैसा दे के इंडस्ट्री में उस इस तरह के मामले रफ़ा-दफ़ा करा लेते हैं। ये विक्टिम कार्ड, इसको आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि अब तो ये बात तो सही है कि आप 15 साल बाद उस बात को साबित नहीं कर सकते। शायद उसका कोई गवाह भी नहीं मिलेगा, अगर होगा तो वो आपके पक्ष में गवाही नहीं दे। ऐसी स्थिति में उस महिला की मतलब क्या मनोदशा होती है? उसको फिर ये लोग कहते हैं क्या मिल गया? तुमने बोल दिया, बदनाम भी हो गए, साबित भी नहीं हो पाया। अंततः फिर क्या निष्कर्ष निकला उस पूरे मामले का? जिसके बारे में कहा उसको कोई तरह किसी तरह की कोई सज़ा भी नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं है। कई बार उसका परिवार ही उसके साथ खड़ा रहता है, ये सब झूठ है, हम तो जानते हैं अपने आदमी को। इन हालातों को जी, किस तरह से आप देखती हैं? ऐसा है कि मैं नहीं कहूँगी कि 100% लोग सच ही बोलते हैं। कई बार जी। एजेंडे के तहत पूरी कार्रवाई होती है। कुछ लोग ज़रूर विक्टिम कार्ड खेलते होंगे, इससे भी मैं इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन उनका प्रतिशत कितना होता है? और महिला अगर 10 साल, 15 साल के बाद बोलने की हिम्मत किसी भी कारण से ट्रिगर होता है और वो बोलती है, तब भी उसके साथ तो रिस्क तो है ही। वो सिद्ध नहीं बिल्कुल। कर पाती है, कोई गवाही नहीं देता है। अगर उसी समय वो बोलती, तो कितने लोग गवाही के लिए सामने आते? कितने लोग उसके साथ खड़े होते? ये भी प्रश्न करने की बात है। ये भी इस तरह के केस भी उजागर हुए हैं। सरेआम बलात्कार हुआ है, लेकिन कोई गवाही देने के लिए, कोई मुँह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई सामने नहीं आता है। तो परिस्थितियाँ इतनी विकट हैं, उनको 1 या 2 शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और ये चूँकि मनोजगत से जुड़ी बातें हैं, हादसा भी, सामने आना भी, नहीं आना भी, बहुत ही मानसिक गुत्थियों को लेकर चलता है।
ये घटना व्यक्ति को शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी तोड़ देती है, भावात्मक रूप से भी निचोड़ देती है। तो कौन कैसा कब रिएक्ट करेगा, इसके लिए हम कोई क्राइटेरिया तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो जब भी व्यक्ति मुंह खोलता है तो उसकी निष्पक्ष जांच की मांग तो जरूर कर सकते हैं, उसके साथ खड़े होने का प्रयास तो जरूर कर सकते हैं। कई बार, बहुत बार अक्सर होता है कि वो बहुत देर से बोलती हैं, ये एकदम सही बात है, लेकिन उनके पास उपाय क्या है? या तो वो आर्थिक दृष्टि से निर्भर होती हैं। आप सोच लीजिए, जो नोबेल पुरस्कृत लेखिका अभी हाल में गुजरी हैं, एलिस मनरो, कनाडा की, उनके दूसरे पति ने उनकी पहले पति से उत्पन्न बेटी के साथ क्या किया? बेटी ने अपनी माँ को कहा, बेटी तो माइनर थी, उसने अपनी माँ के पास आके बात बताई, माँ का रवैया क्या था? फिर बेटी जब थोड़ी बड़ी हुई, उसने केस किया, मुनरो के दूसरे पति पर केस चला। क्या उस समय चर्चा नहीं हुई? कनाडा बहुत छोटी सी जगह है, मतलब जनसंख्या के हिसाब से बहुत छोटी है, बहुत अलर्ट लोग हैं। क्या इस बात की चर्चा बाहर नहीं आई थी? क्या परिवार को पता नहीं था? क्या वकीलों को पता नहीं था? क्या पत्रकार नहीं जानते थे? क्या दोस्त यार नहीं जानते थे? सब चुप रहे, क्योंकि हाल ही में मुनरो को नोबेल पुरस्कार मिला था। मुनरो भी चुप रही। अब मुनरो के गुजरने के बाद बेटी ने पुनः इस बात को मीडिया के सामने उजागर किया है। उससे भी यही कहा जा रहा, तब भी चुप रही। वो चुप नहीं रही थी। लोग किसके साथ खड़े होते हैं वो भी देखने वाली बात है। रसूख वाले लोगों के साथ लोग संबंध बनाए रखना चाहते हैं, उनकी दृष्टि में खराब नहीं होना चाहते हैं, तो वो विक्टिम कैसे सामने आए? और अगर सामने आती है, उस बात को दबा दिया जाता है, उसको धमकियां मिलती हैं। जब वो भी सोचने की बात है, मुनरो आर्थिक दृष्टि से सक्षम थी, वो पति पर निर्भर नहीं थी, ठीक, उनका नाम था, प्रसिद्धि थी, तब भी उन्होंने पति का संग दिया, अपनी बेटी, अपनी कोख की जाई का संग नहीं दिया। ये भी हमारे सामने उदाहरण है। मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी, उन पर मैंने बहुत लिखा। जब उन्हें पुरस्कार मिला तब भी लिखा, जब उनकी मृत्यु हुई तब भी लिखा। हंस में भी हाल में एक आर्टिकल ऑबिचुरी के रूप में आया ही। लेकिन उसके 2 दिन के बाद ये जब खुलासा हुआ, फिर से पहले की बात की मुझे पूरी जानकारी नहीं मिली थी, क्योंकि हम लोग तो बहुत दूर बैठे हैं जी। तो मैं 2-3 रात तक बहुत अपसेट रही, सो नहीं पाई। मैंने अपने कुछ मित्रों से बात की, तो ऐसा भी तो होता है, ये भी सच्चाई है और ये खुल के सामने आई है, वास्तविकता है, मनगढ़ंत बातें नहीं है। तो विक्टिम क्या करे? कई बार वो माइनर होता है, कई बार बड़ा होने पर भी आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होता है, उसके पास समाज में कोई सत्ता नहीं होती है, कोई नाम नहीं होता है, तो क्या करे? हो सकता है बाद में उसके पास कुछ ताकत आई हो, चाहे शारीरिक ताकत हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, तो वो बोलने की अगर हिम्मत कर रहा है तो उस बात का स्वागत होना चाहिए, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ, एजेंडा लेकर कुछ लोग चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सुना जाना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और एक और बात जो आपने जो बताई, उससे एक महत्वपूर्ण तथ्य यह निकलता है कि ये सिर्फ भारतीय, एशियाई या अफ्रीकी समाज जो हैं, जिन्हें पश्चिम के मुकाबले पिछड़ा हुआ माना जाता है, सिर्फ यहीं की समस्या नहीं है। जिन्हें उन्नत समाज कहा जाता है, जिन्हें उन्नत देश कहा जाता है, वहां भी मतलब इस तरह की ही बात है जैसी कि हमारे यहाँ पर होती है।
एक और सवाल मैं करना चाहूँगा कि ये तो बात हुई कि हम प्रत्यक्ष हैं, लोग एक-दूसरे के आमने-सामने हैं, घटनाओं की गवाही नहीं दे रहे हैं, छेड़छाड़ हो जाती है, अपराध हो जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के इस ज़माने में, जहाँ की लोगों की आइडेंटिटी छुपी रहती है, वो किस तरह के कमेंट कर जाते हैं, किस तरह की बातें लिख जाते हैं। लेकिन जो हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें एक जिस बात ने मुझे बहुत चौंकाया, वो है इन सितारों के फैन क्लब्स जो होते हैं वो। उसमें ये है कि भाई जब भी अगर कोई एक्ट्रेस किसी हीरो के खिलाफ इस तरह की शिकायत करती है, आवाज़ उठाती है, तो ये जो उस हीरो के फैन क्लब होते हैं, सोशल मीडिया पर उसको ट्रोल करते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, भद्दे शब्द, अपशब्द लिखते हैं। साथ ही उसकी तस्वीरों को, उसके वीडियोज़ को मॉर्फ करके डाला जाता है, उसको बदनाम किया जाता है और लगातार उसे धमकियाँ दी जाती हैं। अब ये सोशल मीडिया के दौर में तो ये तो सिर्फ़ हीरोइनें या ये बड़ी जिनकी बड़ी पहुँच है या पहचान है, वही महिलाएँ नहीं, आम महिलाएँ भी इस समस्या का मतलब समाधान तो क्या संकट से जूझ रही हैं। इस बदले हुए समय में इस चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं? क्या इसने महिलाओं का संकट और बढ़ा दिया है? क्या ऐसे में ये जो हीरो हैं इनको और ताकतवर बना दिया है? जो इनके फैन्स हैं, वो फैन्स दरअसल नहीं वो क्रिमिनल्स में बदल जाते हैं। तो जी, इसका तो शायद कोई तोड़ भी नहीं हो सकता है। ऐसा है कि साउथ में, केरल और खास करके तमिलनाडु में तो जी, जो जनता है, वो अपने फ़िल्म जगत के लोगों को भगवान मानती है। बिल्कुल। उनकी मूर्तियाँ बना के कुछ जगहों पर पूजा की जाती मंदिर है। बनते हैं, जी। जी, और अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई अभिनेता या अभिनेत्री गुज़र जाता है, चाहे स्वाभाविक कारण से गुज़र जाए, जी। उसके साथ भी कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ हाँ, तक ये भी लोग देखा। बिल्कुल, पागलपन की हद तक फ़िल्म जगत जगत से जुड़े हैं। जबकि हम जानते हैं फ़िल्म जगत एक दिखावा है, एक मनोरंजन है, पर्दे पर है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ के जो दर्शक हैं, वो सच में अपने कर्नाटका में बैंगलोर में जब हुँ, एक खास हीरो की फ़िल्म लगती है, तो मार-धाड़ सिनेमा हॉल के सामने आ जाती है और पुलिस को जी, आना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए। तो वहाँ एक पागलपन है। हमारे अगर किसी नेता के लिए कि पॉपुलर उसके लिए भी हो, तो नेताओं को पैसे दे के बुलाना पड़ता है कई बार रैलियों में। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कोई हीरो आ रहा है, तो बिन बुलाए ऐसी भीड़ जुटती है कि उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। तो सही, साउथ में ये बात है, सच्चाई है। साथ ही साथ वहाँ पर फैन क्लब है, ज़बरदस्त फैन क्लब हैं। बिल्कुल। और अभी हेमा कमिटी के उजागर होने के बाद मैं देख रही थी, बहुत सारे पुराने वीडियोज़ नए टाइटल के साथ आ रहे हैं सामने और मिसलीडिंग टाइटल। जी, जी, वो जी। बातें वीडियो में घंटे भर का वीडियो होगा उसमें कहीं नहीं होंगी, लेकिन उन हुँ, पर हुँ। दिया हुआ है और वो हीरोइनों के खिलाफ ही हैं। हीरोइनों को बदनाम करने के लिए ही है। जैसे मैंने एक देखा रीमा कलिंगर, जी। उनको दिन-रात पीटा जाता था, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी की थी। तो ओह! मैंने सोचा रीमा कलिंगल तो डब्ल्यूसीसी की मेंबर हैं, ज़रा मैं देखूँ। मैंने पूरा हुँ, वीडियो हुँ। देखा, अंदर जी, ऐसा कुछ नहीं था। तो ओके। सोशल मीडिया हुँ, सोशल हुँ, मीडिया हुँ। में तो फेक चीज़ें खूब चलती हैं, ये हम सब जानते हैं और फैन क्लब अगर ठान ले, तो इसके लिए भी एक बहुत सुंदर मलयालम फ़िल्म है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कि फैन अच्छा, क्लब और फैन मेंबर्स अपने हीरो के लिए क्या नहीं कर गुज़रते हैं। तो ओके। ऐसा वाक़या होना कोई आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया और नेटवर्क और स्मार्टफ़ोन हर व्यक्ति के हाथ में है, कोई कठिन काम नहीं है। अभी तो वीडियो हुँ, से छेड़छाड़ करना, उसे बिल्कुल। अपनी ओर से अपने मनचाहे ढंग से प्रस्तुत करना, कोई बड़ी तकनीक नहीं है।
हर आदमी डीप जानता फेक है। नाम की और एक नई उसका तकनीक आ गई अब तो। जी, जी। तो डीप लोग जी। अपने मनचाहे ढंग से अपने उपयोग के लिए, दुरुपयोग के लिए, सदुपयोग के लिए इसका प्रयोग कर ही रहे हैं। ये तो एक सच्चाई है। चीज़ें इससे मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए जी, जब भी आपको हाँ, नेट पर कुछ खोजना है, तो जी। उसकी डबल चेकिंग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी, कि हम देखें। बिल्कुल। तो हाँ, डब्ल्यूसीसी ने शुरुआत में उस अभिनेत्री के साथ जब दुर्व्यवहार हुआ और अम्मा ने जो व्यवहार किया उसके खिलाफ डब्ल्यूसीसी की मेंबर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। 1 घंटा से ओके, ऊपर की कॉन्फ्रेंस है वो, उपलब्ध है, आप देख अच्छा, सकते हैं। जी। उसका टाइटल क्योंकि वो अभी फिर से रीपोस्ट हुआ, जी, जी, उसका जी, जी। टाइटल था उसका टाइटल था मोहनलाल के ऊपर आरोप लगाए गए। 1 अच्छा, घंटे ठीक के है, वीडियो में 1 घंटे के ठीक है। वीडियो में मोहनलाल का हुँ, नाम भी नहीं आया। तो इसलिए यही डबल चेकिंग बहुत बहुत ज़रूरी है, डबल चेकिंग। जी, जी। और सावधान रहना है कि क्या सच है और क्या झूठ है, इसे खंगालना है, हुँ। जो कि बहुत ही कठिन काम है आज के दौर में। आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा। अमर उजाला में जो आपने जो ब्लॉग लिखा था, उसको पढ़ते हुए उसमें आपने ये भी लिखा है कि ये तो अभी पूरा सच नहीं आया है और इस बात की संभावना भी कम है कि कभी ये पूरा सच हमारे सामने आ पाएगा। तो इस परिस्थिति में और ये हालात जिनकी अभी हमने चर्चा की है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये जो कमेटी की रिपोर्ट है या इस तरह की कभी भी कोई रिपोर्ट होती है, जाँच होती है, उसमें पूरी तरह से जस्टिस मिल सकता है? तो अगर नहीं मिल सकता तो फिर इनका क्या मतलब रह जाता है? ऐसा है जी, कि पूरी बातें, पूरा सच शायद कभी बाहर नहीं आता, ऐसा मेरा मानना है। जी, क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू होते हैं और ये सरल बातें नहीं होती, बहुत जटिल होती हैं, जी, बहुत सारे लोग बिल्कुल। इन्वॉल्व होते हैं और सबके अपने-अपने वर्शन होते हैं। हाँ, मार्केस ने एक उपन्यास लिखा है, उसमें एक जी, मर्डर सरेआम होता है और हाँ, हर व्यक्ति उसकी अलग व्याख्या कर रहा है, हर व्यक्ति की दृष्टि से वो अलग ढंग सही। से हुआ है। तो इस केस में भी इस तरह के केस में भी वर्शन अलग होता है और पूरा सच शायद कभी निकल नहीं पाता है। और हम किसे पूरा सच कहें? ये भी एक प्रश्न है। किसे हम पूरा बिल्कुल, सच कह सकते हैं? क्योंकि सच के बहुत सारे आयाम होते हैं। हाँ, विश्वास करते हैं कि एक दिन सत्य की विजय होगी। बिल्कुल, ये बात मैं सच में मानती हूँ कि सत्य की विजय होगी और अगर इन अन्यायों का पूरा पर्दाफाश नहीं होता है, हुँ, तो क्या हम ऐसी बातों को रोक दें? क्या इस तरह की कमेटी ना बनाएँ? क्या लोगों को बिल्कुल, आगे ना आने दें? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आंदोलन चलते रहने चाहिए, अन्याय का प्रतिरोध करना चाहिए। प्रतिरोध का फल चाहे जो हो, चाहे न्याय अधूरा मिले, ना मिले, अन्याय जीत जाए, कई बार ऐसा भी होता है, फिर भी लोगों को बार-बार अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इन चीज़ों को रुकना नहीं चाहिए। क्या पता कब न्याय मिल जाए? बिल्कुल क्या सही कहा। पता किसको न्याय मिल जाए? तो हम रोके क्यों और क्यों रुके ऐसी चीज़ें? ज़रूर इन्हें चलना चाहिए, बार-बार अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए, बार-बार ऐसी मुहिम चलनी चाहिए, बार-बार सभी क्षेत्रों में अन्याय के खिलाफ जांच कमेटियां बैठनी चाहिए और उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर विजय शर्मा आपने बहुत मतलब कहना चाहिए कि न सिर्फ तथ्यपरक बातें की, बल्कि बहुत ही विचारपूर्ण और दिल को छूने वाली और दिल में उतर जाने वाली बातें कही हैं और बहुत क्रिस्टल क्लियर ढंग से कही है। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि मलयालम इंडस्ट्री में जो भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, एक ऐसे
निष्कर्ष और ऐसे मोड़ तक पहुंचे जहां पर न्याय मिले। तो हमें इस बात में भरोसा रखना चाहिए और मैं ये भी मानता हूं कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत फिल्में बना रही है, वो इन सब चीजों से उबर कर आगे भी जो है हमें उतनी ही और उससे ज्यादा खूबसूरत फिल्में दें। और डॉक्टर विजय शर्मा, आपने ये जो बातें कही हैं, मुझे लगता है दर्शक इन्हें पसंद करेंगे निश्चित रूप से और उनको एक तरह की नई दृष्टि भी मिलेगी मलयालम सिनेमा और मलयालम साहित्य के बारे में भी आपने जो बातें कही उससे। मैं चाहूंगा कि वो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर करें और यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर उनके पास कुछ सवाल हो आपके लिए डॉक्टर विजय शर्मा के लिए तो वो भी लिखें। हम फिर मिलेंगे अगली किसी बातचीत में। बहुत बहुत जी, धन्यवाद आपका डॉक्टर बहुत विजय। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं यही कहना शुक्रिया। चाहूंगी कि मेरी बातों को सिर्फ ना केवल पसंद करें, मैं कहूंगी पसंद से ज्यादा मेरी बातों पर जो मैंने कहा है उस पर विचार करें। अगर मैंने कुछ गलत बात कही हो तो वो भी मुझे बताएं और मैं इस पूरी हेमा रिपोर्ट के संदर्भ में कहना चाहूंगी जो पार्वती तिरुर ने कहा है, जो अभिनेत्री हैं, जो डब्ल्यूसीसी की मेंबर हैं, खास मेंबर हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया से केरल की फिल्म इंडस्ट्री एक नई ऊंचाई पर जाएगी। अम्मा भंग कर दी गई है, लेकिन एक और संस्था खड़ी होगी, चाहे वो अम्मा के नाम से ही खड़ी हो। वो केरल फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाई पर ले जाएगी, स्त्रियों की सुरक्षा और स्वच्छ वातावरण देने का कार्य करेगी। मैं भी यही शुभकामना करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।